और डेमोक्रेटिक फोरम एक ऐसा मंच है जो बुद्धिजीवियों के द्वारा, आप प्रवक्ताओं को तो कह रहे थे ना कि किस प्रकार के आंकड़े, कहाँ से आंकड़े लाए हो, लेकिन डेमोक्रेटिक फोरम की तरफ से कुछ आंकड़े मैं भी आपको रखूंगा। मेरा सवाल नहीं है किसी से, ना मैं किसी प्रवक्ता को किसी तरह से भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, ना किसी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं ना तो 70 साल की बात करता, ना मैं थारे 10 साल की बात करता। देश की बात यह है कि 1 अरब और 43 लाख लोग जो हैं जिनको स्वस्थ आहार नहीं मिलता। 100 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, इनइक्वालिटी जिसको असमानता बोल रहे हैं, पहली बार इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है कि राष्ट्रीय आमदनी जो है, नेशनल इनकम का 22.6% जो है वो केवल 1% व्यक्तियों के पास है। आप उन 1% व्यक्तियों का कुछ आपके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना आपको कोई जानता ना समझता। मैं ये बात दावे से यहाँ डेमोक्रेटिक फोरम की ओर से रख रहा हूँ। 78% बुजुर्ग ऐसे हैं आपके देश के अंदर जिनके पास सामाजिक सुरक्षा के नाम पे 1 रुपए की भी पेंशन नहीं है। अध्यक्ष मंडल के आदरणीय साथी, प्रवक्तागण, राजनीतिक पार्टियों के समर्थक, राजनीतिक पार्टियों के सहयोगी, कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी समाज, सिर्फ इतनी सी बात आपके सामने दोबारा रखना चाहते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक फोरम की तरफ से ये सिलसिला जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि हम उसका सहयोग कैसे करते हैं। अब राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को पूरा समय मिला, उसके बाद राजनीतिक पार्टी के समर्थकों की थोड़ी बेचैनी होती है, वो हमें पता है, इस प्रकार के कार्यक्रम में होती है बेचैनी, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी बात आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि एक तो ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर वजन पड़ता है इस बात का। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक पार्टी का सहयोगी यहाँ नहीं बैठा, समर्थक नहीं बैठा, आम साधारण नागरिक बैठा है, उसका भी तो अधिकार है, उसको फिर हम बोलने नहीं देते। ये गलत बात है। इस तरह से एक संवाद जो है वो उसकी परिपाटी नहीं बन पाती। लेकिन उसके बावजूद आपने जो सहयोग किया उसके लिए हम धन्यवाद भी आपका करते हैं। 2-3 मुद्दे मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। प्रवक्ताओं ने बहुत खुल के अपनी बातें कही हैं। अब सवाल ये है, पार्टियों ने तो अपना अपना एक तरह से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नागरिक जो हैं पार्टियों के कार्यकर्ता से बाहर भी जनता है, और अगर हम उस जनता की आवाज़ बने तो आप देखेंगे कि उस जनता की बात क्या है। असल में देश कहाँ जा रहा है, पार्टियों से तो बंधा हुआ मामला है। हम सब अपने अपने दिमाग बंद कर लेते हैं और खुले दिमाग से अगर नहीं सोचते हैं तो जनतंत्र तो बचेगा नहीं। मैं तो 30-32 साल से राजनीति शास्त्र पढ़ता और पढ़ाता आया हूँ। राजनीतिक संस्कृति हमने पढ़ी है, ये राजनीतिक संस्कृति के निर्माण का भी मंच है। और डेमोक्रेटिक फोरम एक ऐसा मंच है जो बुद्धिजीवियों के द्वारा, आप प्रवक्ताओं को तो कह रहे थे ना कि किस प्रकार के आंकड़े, कहाँ से आंकड़े लाए हो, लेकिन डेमोक्रेटिक फोरम की तरफ से कुछ आंकड़े मैं भी आपको रखूंगा। और अगर आप चाहोगे तो मैं सोर्स बताऊंगा आपको। मेरा सवाल नहीं है किसी से, ना मैं किसी प्रवक्ता को किसी तरह से भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन देश के बारे में हमारी कुछ सोच है। डेमोक्रेटिक फोरम की देश के बारे में सोच है, काम करती है, सोच विचार करती है, चिंतन करती है, और समाज के अंदर इस प्रकार के मुद्दों को हम लेकर जाते हैं। असल में तो ये कुछ सवाल आप सब के लिए हैं जो पार्टियों से बाहर होके अपने दिमाग को खुला करके आप सोच कर देखें। 3-4 आंकड़े रखूंगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप देखिए कि देश में इस समय 1 अरब, ध्यान करना इस आंकड़े को, कभी यूँ लाखों करोड़ों में बदल दो। 1 अरब 43 लाख लोग ऐसे हैं जिनको स्वस्थ आहार नहीं मिलता। मैं ना तो 70 साल की बात करता, ना मैं थारे 10 साल की बात करता। देश की बात यह है कि 1 अरब और 43 लाख लोग जो हैं जिनको स्वस्थ आहार नहीं मिलता। एक नागरिक की हैसियत से आप सोच के देखना कि ये देश कहाँ जा रहा है। हमारी लड़ाई तो कमरे में बंद है, बाहर भी हमारी लड़ाई है, चुनावी मैदान में भी लड़ाई है, लेकिन देश की क्या स्थिति है इस पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। एक बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा आंकड़ा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो आप देखिए कि असमानता के अंदर 1922 से लेकर 2023 आ गया, 100 साल का रिकॉर्ड है। 100 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, इनइक्वालिटी जिसको असमानता बोल रहे हैं, पहली बार इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है कि राष्ट्रीय आमदनी जो है, नेशनल इनकम,
नेशनल इनकम का 22.6% जो है वो केवल 1% व्यक्तियों के पास है। आप उन 1% व्यक्तियों का कुछ आपके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना आपको कोई जानता ना समझता। मैं ये बात दावे से यहाँ डेमोक्रेटिक फोरम की ओर से रख रहा हूँ। सवाल ये है कि ये जो संपत्ति का इतना ज़्यादा अधिग्रहण है, संचय जो संपत्ति का है, ये आपके देश को लेकर कहा जाएगा, सामाजिक सुरक्षा कहाँ बचेगी? एक सवाल मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं। 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग, यहां बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों की अधिकांश संख्या यहां मौजूद है। हम भी उसी श्रेणी के अंदर चले गए। अब सवाल ये है कि ये जो श्रेणी बनती है, 78% बुजुर्ग ऐसे हैं। मैं 60% से 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को बुजुर्ग कह रहा हूं। 78% बुजुर्ग ऐसे हैं आपके देश के अंदर जिनके पास सामाजिक सुरक्षा के नाम पे 1 रुपए की भी पेंशन नहीं है। 1 रुपए की पेंशन नहीं है। आप लड़ो यहां। तो ये जो सवाल हैं, इन सवालों के ऊपर हमें ज़रूर चिंतन करने की ज़रूरत है, और इसलिए हमने इस डिबेट को सीधा पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ किया। चुनाव का मौका था, नहीं होंगे चुनाव तो भी हमारा तो काम ये है, हम ये चाहते हैं कि ये शोर शराबे से जो आम जनता के सवाल, आम जनता की ज़िंदगी जो पूरी की पूरी शोर शराबे के अंदर गुम हो गई, उस जिंदगी को उभार के लाया जाए, उसकी तस्वीर को सामने पेश किया जाए। हमारा काम ये है। इस काम के अंतर्गत मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, फिलहाल मैं डेमोक्रेटिक फोरम के प्रतिनिधि के तौर पे रख रहा हूं। 17.46 लाख करोड़ रुपए सुबह से रात तक गिन नहीं पाओगे। विकास जी कह रहे थे शाम तक बैठे रहो, जवाब आप गिनती कर लियो, 1 हफ्ता लग जाएगा। विकास जी, 17.46 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट का कर्जा माफ हुआ है और किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। आप देखिए कि क्या स्थिति है। कोई भी सत्ता है, मैं सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं। सवाल यह है कि ये जनतंत्र, ये आज़ादी जिस कुर्बानियों से ली गई थी, नामों की जरूरत नहीं है। आपके अपने नाम होंगे आज़ादी के, दूसरे साथियों के अपने नाम होंगे, लेकिन सवाल यह है कि लाखों करोड़ों लोगों का खून तो बहा था आज़ादी के अंदर, और 70 साल के बाद किस प्रकार के जनतंत्र की कल्पना हम कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक फोरम जो है इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की चिंतन युवा पीढ़ी के अंदर खास करके विकसित करना चाहता है कि संवाद, संयम, सवाल, इन चीज़ों से चलती है डेमोक्रेसी। हुल्लड़बाजी से डेमोक्रेसी नहीं चलती है। आप विचार करें, सोचें, चिंतन करें, इंडिपेंडेंट हो जाएं। साइंटिफिक टेम्पर की हम बात करते हैं, साइंस की हम बात करते हैं। साइंस के अंदर ये पहली बात है कि संशय करो, सवाल करो, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी है कि संयम रखो। अगर हम संयम रखेंगे तो तमाम सवालों के जवाब जो है वो हमारे प्रजातंत्र के अंदर, हमारे देश के अंदर इतनी ताकत है। हजारों सालों से ये देश जो है इसी प्रकार की कोशिशें करता हुआ ही आगे बढ़ा है, और इसको केवल मात्र कहने से बात नहीं बनती है, इसकी पेचीदगियां देखनी पड़ती हैं। आप देखिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पताका फहराने की बात करते हैं, आपके पड़ोसी देश तो आपसे संभल नहीं रहे। किसी सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि आपके पड़ोसी देशों के साथ क्या रिश्ते हैं। पाकिस्तान के साथ आपके क्या रिश्ते हैं, चाइना के साथ आपके क्या रिश्ते हैं, श्रीलंका के साथ आपके क्या रिश्ते हैं। आप रीजनल लेवल के ऊपर तो किसी तरह से अपनी परेशानियों को और अपनी जनता की परेशानियों को, शिक्षा का सवाल है। मेरे से पहले किसी प्रवक्ता ने कहा था 42% ग्रेजुएट बेरोजगार है इस देश का। आप चाहे वो स्किल के प्रोग्राम लेकर आओ और तमाम प्रोग्राम लेकर आओ, लेकिन उन प्रोग्राम्स का हश्र क्या है कि किस तरह से वो क्या दिशा पकड़ रहा है ये देश। इसीलिए क्राइम जो है, क्राइम के आंकड़े उठाकर आप देखिए, पिछले 10 साल की बात नहीं है, आप लगातार इस सिलसिले को बढ़ाते ही जा रहे हो।
तो ये सारा का सारा जो वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण के अंदर हम ये आपसे अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि आप लड़िए। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और तमाम चीज़ें आएंगी, 4 जून भी आएगा, नतीजे भी आएंगे, सरकारें भी बनेंगी, लेकिन मेरे देश की जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसके ऊपर हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, नहीं तो देश दूर नहीं, ये दिन दूर नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं 2047 की? मोदी जी ने बहुत बड़ा विजन रखा है मोदी जी ने, लेकिन 2047 से पहले डेमोक्रेटिक कल्चर को बचाने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है ये इस प्रकार के विजन का, कोई मतलब नहीं है इस प्रकार की दृष्टि का। ये देश जो है ये धूल झोंकने के लिए नहीं है। ये देश जो है एक तरह से मजदूर किसान का देश है, युवाओं का देश है, मेहनत कश का देश है। तो ये कुल मिला के इस प्रकार की जो आप सोच नहीं अगर बनाते हैं और आप केवल मात्र ऐसी बात करते हैं, तो ये जो एक स्थिति बनेगी उसके अंदर हम आगे बढ़ने से रुक जाएंगे। ये चिंता व्यक्त करने के लिए मैं अपनी बात कहने के लिए आया था। ये विकास जी ने एक बात कही है, कॉर्पोरेट टैक्स स्लैश्ड फ्रॉम, ये कह रहे हैं कि ये बात भी है, ये चलो इनका अपना मत है, मेरे तो अपने मत थे, मैं ये इनकी बात को अब आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। ये प्रश्न था, किसी प्रवक्ता से हो जाता तो ज़्यादा अच्छा है, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। हम डेमोक्रेटिक फोरम की अपनी मर्यादा को रखते हैं, लेकिन सवाल उठाने के लिए डेमोक्रेटिक फोरम बना है और सवालों से ही असल में ये पीढ़ी आगे जाएगी। अदरवाइज विज्ञान और विकास नहीं कर सकता, एक संस्कृति नहीं बन सकती, देश कभी भी महान नहीं बन सकता। ये हमारे इस प्रकार के एक तरह से मतलब हमारी चुनौतियां हैं। आप मसल पावर मत दिखाइए, मसल पावर कम पड़ जाती है, किसी के पास कुछ हथियार भी हो सकता है, कोई और बात भी हो सकती है। आज टेक्नोलॉजी का युग है। आज सवाल ये है कि आप आइडियाज़ का एक्सचेंज करें और जितना भी संभव हो पाए उनके ऊपर टिकें और आइडियाज़ को फ्लो करने दें। उसके बाद आप देखिए जो जनता नतीजा दे देगी, जनता के ऊपर यकीन करें आप। जनता को बुलाया नहीं जा सकता है, 10 साल 20 साल हो सकता है बुलाया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जनता जो है उसके पास विवेक है और देश के विवेक को कोई भी डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन नहीं दी जा सकती है। डेमोक्रेटिक फोरम का ये सोच है, ये मानना है और ये सवाल मैंने आप लोगों के बीच में रखे हैं। शिक्षा के ऊपर 6% की मांग हम करते हैं, आज की नहीं करते हैं, 70 साल से करते हैं। जीडीपी का 6% शिक्षा के ऊपर लगना चाहिए, ये मांग हम करते हैं। जीडीपी का 3% से ज़्यादा जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर लगना चाहिए। ये मांग हम करते हैं कि 2% से ज़्यादा जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च पे लगना चाहिए। हमने तो 70 साल के अंदर इस प्रकार की स्थिति देखी नहीं है और पिछले 10 साल के अंदर हमारा मानना ये है कि इन पक्षों के ऊपर कमज़ोर हुआ है देश। निश्चित तौर पे हमारा मानना है, डेमोक्रेटिक फोरम की ओर से मैं ये बात निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि इन मामलों में शिक्षा जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दी, स्वास्थ्य जो है वो आप जान ही रहे हैं किस प्रकार से इंश्योरेंस से रोग नहीं कटेंगे, ये पक्की बात है। चाहे आप 25 लाख का दे दो चाहे 50 का दे दो, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। गांव के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खत्म हो गए, आप इंश्योरेंस किस किस को देंगे? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये अधिकार बनाने चाहिए। मेरे पास एक पर्ची आई थी, उसका इनडायरेक्ट मैंने सहारा लिया है उस पर्ची का। साथ ही किसी ने कहा होगा, वो प्रवक्ता के लिए सवाल था, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि इसके ऊपर आप बात कर देना। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है, जब तक इसको मूल अधिकार के तौर पे आप नहीं देखते हैं तो आप ये बहस जो जितनी भी करेंगे उसका एक हिस्सा जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, दूसरा हिस्सा तो बचेगा। क्योंकि जनता के अंदर गर्मी है, जोश है। आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो बाहर है, तो कम से कम यहाँ भी 50 डिग्री का पारा रहा तो अच्छी बात है। ये डेमोक्रेसी की निशानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इससे अगली बात हम करना चाहते हैं कि ये जो गर्मी है दिमाग की, इसको कम से कम साथ के अंदर एक सुसंस्कृत ढंग से एक्सप्रेस करें और एक तरह से एक ऐसा कल्चर विकसित करें कि हम एक नागरिक समाज के तौर पे एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते कायम कर पाएँ और इस सिलसिले को आगे लगातार जारी रखें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमोद जी। साथियों, एक किताब